सो आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल की वैलीज के बारे में, हिमाचल की घाटियों के बारे में। घाटियां, ठीक है जी। तो हिंदी वालों ने लिख लेना है हिमाचल की घाटियां, और इंग्लिश वाले लिखेंगे वैलीज ऑफ हिमाचल। क्लास के बाद एज यूजुअल पीपीटी आप लोगों को शेयर हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट यू कैन रीड इट। और कोई भी डाउट आप लोगों को पीपीटी में से आता है, या कोई एनी अदर डाउट, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी डाउट आता है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, कोई भी डाउट है उसको पूछना जरूर है। बचपन में जो आप ड्राइंग बनाया करते थे, जिसमें आप मेजरली दो पहाड़ बनाते थे और पहाड़ों के बीच में से कोई नदी निकाल दिया करते थे, इस तरह से सब नहीं बनाई होगी ऐसी ड्राइंग। यहाँ पे घर बनाते थे, ठीक है। तो घर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो पूरा का पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ज्योग्राफी की टर्म्स में इस एरिया को बोला जाता है वैली। ठीक है। इस तरह की वैलीज, इस तरह की घाटियां या इस तरह की माउंटेन्स जिनके बीच में से कोई नदी फ्लो करती है और पहाड़ को काट के दो पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं या घाटी कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आपको वैली का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी टर्म है जो आपको आगे भी काम आएगी। ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी वैलीज है। जहां पे रिवर्स होंगी वहां पे वैलीज भी होंगी। हिमाचल में मेजर रिवर्स के बारे में बताया था, और इन्हीं मेजर रिवर्स के आसपास आपको काफी सारी वैलीज भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो आई होप अब सबको याद होगा कि हिमाचल में 5 मेजर रिवर्स हमारी जो हैं वो देखने को मिलती है हमें। और ये जो 5 मेजर नदियां हैं, इन ये नदियां और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ पे वैलीज बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो हिमाचल में जब भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी 5 नदियां हैं, 5 मेजर रिवर्स हैं या इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यहाँ पे क्या बनाएंगी? वैलीज बनाएंगी, वैलीज का निर्माण करेंगी, घाटियों का निर्माण करेंगी। ठीक है। तो 5 मेजर रिवर्स तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया था, इस तरफ से आपकी फ्लो करती है चिनाब। ठीक है। दूसरी चीज आपकी इस तरफ से फ्लो करती है रावी। आपकी, अगर हिमाचल में हम थोड़ा सा नीचे चलें, ठीक है, सिरमौर के एरिया में इस तरफ से फ्लो करती है यमुना रिवर। कुल्लू से बात करें तो कुल्लू से ओरिजिनेट होके फ्लो करती है ब्यास नदी। और इस तरफ से बात करें तो इस तरफ से एंटर होके फ्लो करती है। हालांकि थोड़ा सा इधर से जाएगी ये नदी भी, और इसका भी थोड़ा सा रूट डिफरेंट होगा, बट जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे रही हूँ। सतलुज नदी। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं हिमाचल की जो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि नदियां कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ से एंटर कर रही है और कहाँ से बह रही है। और इन नदियों की ट्रिब्यूटरीज करवाई थी मैंने आप लोगों को, दैट इज सहायक नदियां। और मैंने एक चीज उसी वक्त बताई थी कि मैं एक सेशन आप लोगों का ना लेवल अप सेशन लूंगी। उस लेवल अप सेशन में ना मैं आपको मैप्स के थ्रू ट्रिब्यूटरीज बताऊंगी। तो वो लेवल अप आप अभी जितना बेसिक कराया ना उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर में जो है मैप के थ्रू आपको ट्रिब्यूटरीज भी बता दूंगी। ठीक है। तो जब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो सतलुज की हैं। बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ब्यास की, रावी की, सेम विद चिनाब एंड सेम विद यमुना। और ये सारी जो नदियां हैं ये यहाँ पे बहुत सारी घाटियों का निर्माण करेंगी, और उन्हीं घाटियों के बारे में हम आज जानेंगे। अब जब हम घाटियों के बारे में जानेंगे तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बता देती हूँ कि बुक्स में वैलीज को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक अवेलेबल होगी, लिए जी। तो आगे बात करते हैं, हम लोग वैलीज को भी अलग अलग वैली, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं चलेगा, ये वैली का नाम होगा सिंपल, और उसमें हम देखेंगे कौन से एरिया में आती है,
कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन। और एक और चीज कि उस वैली की मेजर सिटीज कौन सी है, मेन शहर कौन से हैं जो उस वैली में आते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैली जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहली घाटी जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर सतलुज वैली। अभी अभी मैप पे भी दिखाई मैंने आप लोगों को सतलुज नदी की। बेटा जब हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन सतलुज के बारे में दी थी। किसी भी मैं आप लोगों को सतलुज के बारे में बताया था कि जब हम सतलुज नदी की बात करते हैं, एक चीज तो सतलुज का नाम है लोंगचेन खवाबा। लॉन्गचेन कबाब कहाँ बोलते हैं, ये इसको तिब्बत में बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि सतलुज शिपकिला पास से एंटर करती है किन्नौर में। जब आप सतलुज नदी की बात करते हैं तो शिपकिला पास से एंटर होती है ये। तो ये ही फर्स्ट पॉइंट है इसका यहाँ पे सतलुज वैली का, कि ये फैली हुई है शिपकी किन्नौर से बिलासपुर तक। आप लोगों को मैंने बहुत ही ध्यान से नदी, जब सतलुज नदी पढ़ाई थी उसी वक्त मैंने आप लोगों को बेटा ये पॉइंट बताया था दैट सतलुज एक्सटेंड करती है किन्नौर से लेके बिलासपुर के एरिया तक। और अगर अभी अभी मैंने जो मैप पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन बताई, अगर आप उसको भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बिलासपुर का एरिया आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वाला एरिया। तो यहाँ किन्नौर से लेके बिलासपुर तक कौन सी वैली फैली हुई है, सतलुज नदी। सतलुज नदी ऐसे बहेगी, इस तरफ कुछ पहाड़ होंगे, इस तरफ कुछ पहाड़ होंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, वैली बोलेंगे। समझ आई बात। तो एक चीज तो आप लोगों को मैप में दिखाई दे रही होगी कि भाई सतलुज वैली ना बहुत बड़ी वैली है बेटा। ठीक है, किन्नौर से लेके बिलासपुर के एरिया तक एक्सटेंड हुई हुई वैली आपको ये देखने को मिलती है। बात करें इसकी मेजर शहरों की, तो यार आपने कुछ चीजें तो हमने देखो रिवर में भी पढ़ी है, बट यहाँ पे रामपुर की हो गया, बिलासपुर हो गया, भाभा हो गया, ये कुछ मेजर शहर हैं जो आपकी सतलुज वैली के या सतलुज नदी के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है, तो सबसे पहली वैली आप लोगों ने याद रखनी है सतलुज वैली। सतलुज वैली वो घाटी है जो सतलुज नदी बनाएगी, सिंपली सिंपल सी बात है। और आप लोगों को पहले ही पता है कि सतलुज वैली तो भाई किन्नौर से लेके बिलासपुर तक बहती है, तो पूरा का पूरा एरिया इसका पार्ट होगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शहर के नाम भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी वैली जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी हमारे लिए है, दैट इज योर कांगड़ा वैली। कांगड़ा घाटी के बारे में हमने यहाँ पे जानना है। देखिए साथ साथ में बेटा मैंने एक चीज तुम लोगों को पहले भी बताई है, जो भी चीजें मैंने पास्ट में बताई हैं, जैसे चाहे वो कांगड़ा के नाम है, चाहे वो कांगड़ा के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप लोगों को ना साथ साथ में याद आने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कांगड़ा की जब हम बात करते हैं तो बेटा कांगड़ा का नाम क्या था पुराने समय में, कांगड़ा को बोलते थे त्रिगर्त। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। सबसे पुराना जनपद था ये हिमाचल का, सबसे पुराना जनपद। ठीक है, त्रिगर्त। अगर आप लोगों को कभी भी पूछा जाए विच वॉज ओल्डेस्ट जनपद, जनपद ऑफ हिमाचल, तो आप लोगों ने याद रखना है बेटा ये सबसे पुराना जनपद कौन सा था, त्रिगर्त यानी कि कांगड़ा। अब एक शब्द आया जनपद, जनपद का मतलब भी मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूँ। जनपद का मतलब होता है बेटा, पता है क्या हुआ, मेरी एक बात समझना आप लोग ना, थोड़ा सा समझाती हूँ। स्टार्टिंग में ना लोग जो थे ना, आपने वो देखा होगा यार, पिक्चर में देखा होगा, आदि मानव थे, गुफा में रहते थे। तो लोग ना ग्रुप में नहीं रहते थे, यानी मिलजुल के इस तरह नहीं रहते थे जैसे हम रहते हैं ना आज। गांव बना दिए हमने, शहर बना दिए, ठीक है, इस तरह लोग नहीं रहा करते थे। बट धीरे धीरे लोगों ने ग्रुप में रहना सीखा, और धीरे धीरे ना छोटे छोटे ना ग्रुप बनने शुरू हुए लोगों के। और पुराने समय में उन ग्रुप्स को बोला गया था जनपद। ठीक है, तो सबसे पुराना ग्रुप जिस जगह पे लोगों का हिमाचल में बना था, वो जगह थी त्रिगर्त।
अब जब ग्रुप बनेगा ना बेटा, तो एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है आप लोगों ने, दैट इज ग्रुप बनने के साथ साथ कुछ चीजें भी आएंगी, कुछ नए रूल्स आएंगे, कुछ रेगुलेशंस आएंगी जिनको लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई लॉ बनेगा, आर्मी बनेगी, ये सारी चीजें जो है जनपद में बननी शुरू हुई थी। इसीलिए जब हम हिमाचल का इतिहास पढ़ते हैं, तो हम सबसे पुराना जनपद कौन सा पढ़ते हैं? त्रिगर्त पढ़ते हैं। ये आपने बहुत ध्यान से याद रखना है पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा, त्रिगर्त के अलावा, मैंने आप लोगों को कहा था कि कांगड़ा को जलंधर भी बोलते थे। एक्चुअली जो कांगड़ा का एरिया है ना बेटा, ये पूरा इलाका ना दो पार्ट में डिवाइडेड जैसा था। डिवाइडेड मतलब एक यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र था, और कुछ क्षेत्र यहाँ पे ऐसा आता था जो थोड़ा प्लेन एरिया था। तो प्लेन एरिया को मेजरली काफी बार जलंधर नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, और भीमकोट भी नाम था यहाँ का, नगरकोट भी नाम था। तो नाम आपने सारे याद रखने हैं, त्रिगर्त, भीमकोट, नगरकोट, ये सारे नाम कांगड़ा के आपको देखने को मिलते हैं। और हमने कांगड़ा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी पढ़ी थी, दैट इज ज्वालामुखी। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब जब हम बेटा कांगड़ा वैली की बात करते हैं, यानी कि जो वैली कांगड़ा के अंदर आपको देखने को मिलती है, उस वैली को वीर भूमि भी कहा जाता है। अगर आपको पेपर में कभी भी क्वेश्चन बने कौन सी घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों का राइट आंसर होगा कांगड़ा घाटी को। ठीक है, वीर लैंड बोला जाता है इसको, ठीक है। वीरों की भूमि। और कांगड़ा ना यार पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर रहा है, मैं शायद आप लोगों को पहले भी बताती आई हूँ। तो एक बार दोबारा आप लोग समझ लीजिए कि जब हम हिमाचल की में बात करते हैं ना बेटा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रियासत थी कांगड़ा। और यहाँ पे चंद शासक रूल किया करते थे, जिनका सरनेम चंद था। ठीक है, जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण शासक अगर हम कांगड़ा का बात करें, तो वो था संसार चंद। तो संसार चंद जो है बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा कांगड़ा का, और इसने कांगड़ा के एरिया को रूल किया था। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया होगा। कांगड़ा को बोलते हैं वीरभूमि। आगे बात करते हैं बेटा। जब हम कांगड़ा की बात करते हैं, तो बेटा ये जो घाटी है, वो शाहपुर से पालमपुर तक फैली हुई है। ठीक है, अब ये मैप में इतना ज्यादा डिटेल में तो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ शाहपुर है, कहाँ पालमपुर है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि जो कांगड़ा की घाटी है, ये शाहपुर से पालमपुर तक फैली हुई है। ठीक है, इसकी अगर हम कुछ महत्वपूर्ण शहरों की बात करें, तो यहाँ आपको धर्मशाला मिलेगा, नूरपुर मिलेगा, पालमपुर मिलेगा, कांगड़ा मिलेगा, और बैजनाथ मिलेगा। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं कहाँ के? आपके कांगड़ा वैली के। एक यहाँ पे जगह है बीड़, जो कि फेमस है ग्लाइडिंग के लिए, और प्रेजेंटली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती भी जा रही है। क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ, हिमाचल बेटा जो है ना आपका, हमारा प्यारा हिमाचल जो है, हमारी काफी सारी इनकम जो है ना हिमाचल की, वो टूरिज्म से आती है बेटा। ठीक है, याद रखना है आपने ये बात। हमारी काफी सारी इनकम जो है ना, इनकम जनरेट होती है टूरिज्म से। तो सरकार ना प्रेजेंटली काफी सारी कोशिश, बहुत सारी चीजें कर रही है कि हिमाचल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। और यहाँ पे कुछ एरियाज जो प्लेन एरियाज है, वहां पे भी टूरिस्ट को इंक्रीज किया जाए। इसीलिए बीड़ की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल के जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, अब यहां से एक शब्द और सीख लीजिए इंग्लिश का, दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा इनकम। ठीक है, रेवेन्यू मीन्स इनकम। इकोनॉमी का वर्ड है ये एक। रेवेन्यू से आपने याद रखना है इनकम। जब भी आप किसी सरकार के बारे में बात करोगे ना, तो सरकार इनकम शब्द का इस्तेमाल नहीं करती अपने डॉक्यूमेंट्स में, वहां लिखा रहता है रेवेन्यू। तो आप लोगों ने याद रखना है, हिमाचल का रेवेन्यू बेटा ज्यादातर किस चीज से जनरेट होता है? आपका टूरिज्म से जनरेट होता है। टूरिज्म एक फैक्टर बताया, ये नहीं समझना कि सिर्फ टूरिज्म से ही होता है। ठीक है, फ्रूट्स हो गए हिमाचल के, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और भी चीजें हैं जहां से हिमाचल को इनकम मिलती है। ठीक है, हालांकि अभी तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि सुक्खू सरकार जी की तो बहुत बुरी हालत है ना। क्योंकि कर्ज, हिमाचल पे लोन कर्ज बहुत ज्यादा है, शायद आप लोगों को पता होगा।
अब कोई ऐसा हो जो कांग्रेस पार्टी का हो, वो सोचे कि भाई क्या ही बोल रहे हैं, बट ये सच है। अब मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी को कुछ नहीं मतलब पॉइंट आउट कर रही हूँ, बट रियलिटी हिमाचल की बेटा अभी ये है कि बहुत सारा कर्ज है हिमाचल पे। ठीक है, और हिमाचल की गवर्नमेंट को बहुत स्मार्टली एक्ट करने की जरूरत है। तभी हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट्स भी ओपन हो पाएंगी, तभी सरकार प्रॉपरली एक्सपेंसेस कर पाएगी। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे ना, बहुत सारी न्यूज करंटली आती है कि भाई हिमाचल में जो है लोन बढ़ता जा रहा है हिमाचल की सरकार पे। ठीक है, कुछ साल पहले का, कुछ समय पहले का, साल नहीं समय पहले का आंकड़ा अगर मैं बताऊं ना, तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये निकल के आता था कि 57,000 रुपीज पर पर्सन पे कर्ज है। इतना कर्ज है हिमाचल सरकार पे। अगर हिमाचल के हर एक बंदे पे हम देखें तो 57,000 रुपए का कर्ज है। अब तो खैर बढ़ गया होगा, अभी का लेटेस्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता टू बी वेरी ट्रू, बट ये काफी महीनों पहले का आंकड़ा है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई हिमाचल में अभी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ हिमाचल इकोनॉमी। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं, ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं ना जो आपको एज अ पर्सन, एज अ लिटरेट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन पता होना चाहिए अपनी स्टेट के बारे में, कि हमारी स्टेट में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी स्टेट फेस कर रही है। ठीक है, ये व्यू पॉइंट आप लोगों का जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप पुलिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट इज अ गुड सर्विस, तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। तो बेटा नेक्स्ट घाटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो घाटी है आपकी सांगला घाटी। सांगला फेमस जगह है, आप लोगों ने सुना भी होगा। कहाँ की घाटी है? किन्नौर की घाटी है। और इस घाटी को बेटा बसपा घाटी भी बोलते हैं। बसपा घाटी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है बसपा नदी। बसपा नदी। और ये जो बसपा नदी है, ये सहायक नदी है सतलुज की। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। सांगला घाटी को बोलते हैं बसपा घाटी, और बसपा घाटी में बहती है बसपा नदी, जो कि सहायक नदी है सतलुज की। आई होप इट इज क्लियर। और वैसे भी आप लोगों को इतना तो पता ही है कि भाई किन्नौर के एरिया से सतलुज बहती है, तो ये तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो बसपा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी, किसकी सहायक नदी हो सकती है? सतलुज की। क्लियर हो गई बात। अगर इसकी हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 1830 मीटर से लेके 3475 मीटर तक आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड देखने को मिलता है सांगला घाटी का। ठीक है, यहाँ का सबसे ऊंचा गांव है, एक हाईएस्ट विलेज, सबसे ऊंचा गांव जो सांगला घाटी का है वो है छितकुल। छितकुल के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। बहुत खूबसूरत जगह है किन्नौर, और बहुत खूबसूरत बोला जाता है ये गांव भी, छितकुल। अब मैं तो खुद नहीं गई, बट अगर कोई गया हो तो शायद उसको पता होगा। ठीक है, मेन विलेजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट गांव हैं, जैसे कि एक गांव है कमरू और एक गांव है सांगला। ये कुछ इंपॉर्टेंट गांव हैं इस जगह के। नेक्स्ट है बसपा रिवर, ये तो मैंने आपको बता दिया। बसपा जो नदी है वो यहाँ पे बहती है, और ये एक सहायक नदी है सतलुज नदी की। ठीक है जी। एक पॉइंट और है बेटा, अब वैसे तो मतलब इतना डिटेल में एक्सपेक्ट नहीं कर रही मैं पुलिस के एग्जाम में, बट स्टिल आप लोगों को ने ये पॉइंट एक दो बार रीड कर लेना, सो दैट कभी अगर आ गया तो आप लोगों को पता हो। एक घाटी किन्नौर की और है जिसका नाम है ठिडोंग घाटी। ठीक है, ये ठिडोंग घाटी जो है ना वो बेटा नॉर्थ साइड पे आती है बसपा नदी के। बसपा नदी फ्लो कर रही है, बसपा नदी के नॉर्थ वाली साइड पे कौन सी घाटी आती है? आपकी ठिडोंग घाटी आती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है पॉइंट, कि टिडोंग घाटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है। क्लियर हो गई बात? लाइज नॉर्थ टू बसपा रिवर। आई होप इट इज क्लियर, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और किन्नौर के बारे में भी बेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जब भी किन्नौर की बात आती है, एक चीज आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, वो है ट्रेड, यानी कि व्यापार। पुराने समय में किन्नौर व्यापार के लिए फेमस था, और किन्नौर और तिब्बत के बीच काफी ज्यादा व्यापार जो है वो चलता था। ठीक है, बॉर्डर्स भी पास्ट में तो ओपन बॉर्डर्स होते थे, तो आसानी से चीजों को खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन बाद में चल के मैंने आप लोगों को बताया था
कि एक फेस्टिवल या एक बेसिकली फेयर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है लवी फेयर, अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। ठीक है, तो लवी स्टार्ट किया था। लवी का पर्पस स्टार्ट होने का यही था क्योंकि ट्रेड बहुत, व्यापार बहुत चलता था किन्नौर और तिब्बत के बीच। किन्नौर आया करता था बुशहर के अंडर। ठीक है, बुशहर रियासत आपकी थी, बुशहर के अंडर किन्नौर आया करता था, ये हो गया बुशहर। इसी के अंडर एरिया आता था किन्नौर का, और यहाँ बॉर्डर लगता था तिब्बत का। तो ये जो व्यापार है ना, इसको करने के लिए तिब्बत और बुशहर के राजा ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम क्यों ना एक मेला स्टार्ट करें, जिसका नाम क्या रखा गया, लवी मेला रखा गया। ठीक है, कल्चर में भी करवाऊंगी आगे ये पॉइंट्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैली हिमाचल की है बल वैली। बल वैली की बात करें तो अगर आप हिमाचल का इतिहास पढ़ते हैं तो भी बार बार बल वैली का जिक्र आता है, अगर आप पर्टिकुलरली मंडी का इतिहास पढ़ें तो। ठीक है, बल वैली का जिक्र क्यों आता है इतिहास में इतना ज्यादा? बहुत सारे ऐसे राजा रहे जो बल वैली को कंट्रोल करना चाहते थे, यानी बल वैली पे अपने अपना शासन करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये काफी उपजाऊ वैली थी मंडी की। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना, मैंने बल वैली इसी पॉइंट से आप लोगों को बता दी कि पुराने समय में बहुत इंपॉर्टेंट थी, हर राजा कंट्रोल करना चाहता था। तो पहला पॉइंट तो आपका क्या होगा कि भाई फर्टाइल थी, बहुत फर्टाइल वैली है ये हिमाचल की, बहुत उपजाऊ वैली। इसीलिए हर शासक चाहता था कि भाई मैं इस वैली को कंट्रोल करूं, क्योंकि पुराने समय में बेटा एक चीज की बहुत अहमियत थी, दैट इज रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या थे हमारे पास, अभी भी है। इवन अभी भी हम लोग, इंसान को आप देखोगे ना यार, हर चीज का इस्तेमाल इंसान अपने यूज के लिए कर सकता है। ठीक है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स आप अपने आसपास देख लो, जंगल देखो, पानी देखो, हर चीज का इस्तेमाल इंसान जो है ना सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कर रहा है। वही चीज पास्ट में हुई थी। यहाँ पे रिसोर्सेज थे क्योंकि उपजाऊ भूमि है, लैंड अच्छी है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो सकता है, तो हर राजा सोचता था कि मैं यहाँ के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लूं। और इंसानों का तो हमेशा से नेचर रहा ही है कि भाई जो जिस चीज को कंट्रोल करेगा उसको खत्म करेगा ही। तो इस तरह का ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है आपको बल वैली की। बल वैली कहाँ आती है बेटा? मंडी के इलाके में आती है। और मंडी की जब बात आती है तो भाई क्वेश्चन भी दिया था मैंने आप लोगों को, मंडी का पुराना नाम था जाहौर या फिर मांडव नगर। ठीक है, मंडी की जब हम बात करते हैं, इसको छोटी काशी ऑफ हिमाचल भी बोलते हैं। छोटी काशी क्यों कहते हैं छोटी काशी? मैंने कहा था यहाँ पे काफी सारे मंदिर हैं और मेजरली शिव के मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, और मंदिरों होने की वजह से इस जगह को छोटी काशी बोला जाता है। एग्जाम मुझे याद नहीं, लेकिन सवाल पूछा गया है किसी पेपर में कुछ समय पहले कि हिमाचल का ऐसा कौन सा एरिया है जिसको छोटी काशी ऑफ हिमाचल बोलते हैं। तो ये भी आपने जरूर याद रखना है यहां से। ठीक है जी। और मंडी तो ऋषियों की भूमि यार, वैसे तो हिमाचल को ही ऋषियों की देवभूमि बोलते हैं हम, देवभूमि हिमाचल। तो मंडी में भी बहुत ऋषि रहे हैं, बहुत मतलब साधु संत बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इस एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट फर्टाइल वैली। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया पास्ट से रिलेट करके, बहुत उपजाऊ वैली है हिमाचल की। एवरेज हाइट बेटा इसकी है 800 मीटर। एक पॉइंट और बेटा जिसपे सवाल पूछा गया है पास्ट में, कोई हाई लेवल का एग्जाम था अलाइड और एनटी में भी, उसमें पूछा था कि 1962 में जर्मन जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी वैली में शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है, जिसको जर्मनी के साथ मिलकर शुरू किया गया था। जर्मनी इज अ वेरी फेमस कंट्री एज यू ऑल नो। तो जर्मनी के साथ मिलके एग्रीकल्चर पे काम करना शुरू किया गया। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो जर्मनी की हमने अप्लाई की। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने याद रखना है बेटा, क्योंकि बल वैली उपजाऊ है भाई, तो एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे चलते ही रहेंगे। तो जर्मनी वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सी वैली में हुआ? आपकी बल वैली में हुआ। और प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं ना एग्रीकल्चर की, पर्टिकुलरली प्लेन एरिया ऑफ हिमाचल, बाय चांस ये हिमाचल है आपका,
यहाँ का जो नीचे वाला पार्ट है शिवालिक्स वाला, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है एचपी शिवा प्रोजेक्ट। ये कहीं भी साइड में लिख लो, और इसकी फुल फॉर्म कल के लिए पता करोगे आप लोग यार, शिवा प्रोजेक्ट के बारे में खुद से पढ़ लेना एक बार। एचपी शिवा प्रोजेक्ट, ये एग्रीकल्चर के लिए है हिमाचल में जो अभी काम कर रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके अंडर हिमाचल की सरकार क्या कर रही है, जो फ्रूट्स उग सकते हैं प्लेन एरिया में, इन एरियाज में। आप लोगों को पता है यार, शिमला साइड तो आपका हो गया, शिमला कुल्लू, यहाँ तो एप्पल उगते हैं। बट जो ये वाले प्लेन एरियाज है यहाँ पे एप्पल की प्रोडक्शन उतनी नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट उग सकते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया आपका। ठीक है। तो इस तरह के बेसिकली फलों को उगाने के लिए यहाँ पे हिमाचल सरकार कौन सा प्रोजेक्ट चला रही है, एचपी शिवा प्रोजेक्ट। ये करंट से लिंक्ड बता दिया मैंने आपको पॉइंट। इस वैली को ना बेटा सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, सुंदरनगर वैली। ठीक है जी। अच्छा, सुंदरनगर की जब हम बात करते हैं तो पुराने समय में सुंदरनगर का भी एक नाम था। इफ आई एम नॉट राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखिए बनेद बोलते थे शायद इसको, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बनेद। ठीक है। ये भी लिख लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। क्लियरली याद नहीं आ रहा मुझे, आई विल कंफर्म इट वंस, एक बार कंफर्म करके बता दूंगी। बट स्टिल जहां तक मुझे याद है कि सुंदरनगर को बनेद के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वैली बेटा हम लोगों ने डिस्कस करनी है, दैट इज योर चंबा वैली। चंबा वैली, चंबा में दो मेजर नदियां बहती है, हालांकि मोस्ट मेजर नदी यहाँ की रावी है। तो रावी नदी चंबा वैली का निर्माण करती है। ठीक है। रावी नदी की जब बात आती है, दिमाग में क्या आना चाहिए आप लोगों के, दो ग्लेशियर्स, एक का नाम है भदाल और दूसरे का नाम है तंतगिरी। दोनों ग्लेशियर्स कहाँ है बेटा, कांगड़ा में। ठीक है। याद आना चाहिए सब कुछ। यहां से दो नदियां निकलेंगी, मिलेंगी बड़ा बंगाल में, और उसके बाद क्या फॉर्म हो जाएगी आपकी, रावी। ठीक है। इसके आसपास जो घाटियां आपको देखने को मिलेगी इस नदी के आसपास, वो जब चंबा में एंटर होने के बाद पर्टिकुलरली, वो है आपकी चंबा वैली। ठीक है। यहाँ पे मेजरली गद्दी ट्राइब रहती है, गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि जब चंबा की बात आती है ना बेटा, तो आप लोगों के दिमाग में ना गद्दी ट्राइब आनी चाहिए। गद्दी ना, काफी गद्दी लोग जो है ना वो चंबा में रहते हैं। ठीक है। और यहाँ के भी कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे कि चंबा हो गया, आप लोगों को पता है, भरमौर हो गया, डलहौजी हो गया, खजियार हो गया। और खजियार की जब बात आती है, खजियार में है एक महत्वपूर्ण झील। ठीक है। और जहां पे 5 पांडव का वृक्ष है, 5 पांडव पेड़, 5 पांडव वृक्ष। ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने रिवाइज करते रहना है साथ साथ में। दूसरी चीज, खजियार को बोला जाता है बेटा मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल, मिनी स्विट्जरलैंड। और ऐसा बोलने वाले जो व्यक्ति थे खजियार को, वो थे डब्ल्यू पी ब्लेजर। याद होने चाहिए सारे पॉइंट्स। ठीक है जी। तो ये हुई हमारी चंबा वैली। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, 5 मिनट का, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को लिंक शेयर करती हूँ। तब तक आप लोग चंबा वैली तक सारी वैलीज को रिवाइज कीजिए। एक दो क्वेश्चन पूछूंगी इसके बाद, जब रीज्वाइन होंगे ना आप लोग, फिर कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी एक दो। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो चंबा वैली को। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।